Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Just 1 minute, let everyone join. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. रोज लिंक भेजने की तो जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ऑल्टरनेट डेज पे आपका क्लास किस टाइम पे है, सो काइंडली जॉइन ऑन दैट टाइम. आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन नाउ. बच्चों मेरी क्लास बीबीएम मुझे ऐसे नहीं 11 बजे आना है तो मैं सोच रही हूँ कि फ्राइडे को वर्कशॉप पढ़ा दूँ एक सब और एक दिन सैटरडे को मैं इंटरनेशनल बच्चों को पढ़ा दूँ. Okay. We will continue with recruitment and selection. So recruitment, what is recruitment? What is selection? What are the types of recruitment? Internal, external, examples of recruitment that we have done. Now in this class, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, उनका मेरिट और डीमेरिट्स क्या हो सकता है. सोच करके बताओ तुम लोग. स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन. क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ. मैम, जिसमें सिलेक्शन के बाद एक लिस्ट निकलता है, मेरिट लिस्ट की, इतने इतने बच्चों के छटने के बाद इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं. नहीं, आई एम आस्किंग यू कि इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का अपना ही मेरिट और डीमेरिट है. ठीक है, तो आप सोच सकते हैं क्या कि इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस होता है. मैं वो टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगी जो आप पढ़ा चुके हैं. बताओ इंटरनल रिक्रूटमेंट का कुछ एडवांटेज बताओ, पहले स्टार्ट करो यहीं से. मैम वो एक्सपीरियंस होंगे. और टाइम कम लगेगा मैम रिक्रूटमेंट के लिए. टाइम कम लगेगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है. मैम मनी भी, पैसा भी कम, ये खत्म होगा. सोर्स भी कम आदमी का जरूरत पड़ेगा. अभी कहाँ पर है आप? ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, टाइम कम, पैसा कम और एडवांटेज. मैम बेस्ट पीपुल मिलेगा. सिस्टम मैम बिलीव भी रहेगा कि हाँ ये वर्कर बहुत अच्छा, मतलब ये एम्प्लॉयर अच्छे हैं. आवाज नहीं आ रहा है मैम. 1 minute wait.
टाइम कम लगेगा, ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, क्योंकि जब भी एक्सटर्नल मैम रिक्रूटमेंट एक होता ये है, भी कि वो उस पे बिलीव भी होगा मैम, क्योंकि इंटरनल है तो ठीक है, कि तो ये उस पर काम कर बिलीव सकते। होगा। बिलीव के पॉइंट को आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, नो व्हेन यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली आपको लगेगा कि मैंने इतना टाइम इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, तो जब प्रमोशन की बारी आई तो बाहर से कोई क्यों ले, राइट? तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का ये रहेगा कि एम्प्लॉयज जो रहेंगे वो मोटिवेटेड रहेंगे, है ना? वो इस चीज से मोटिवेटेड रहेंगे कि हम वी हैव अपॉर्चुनिटी फॉर मूविंग हायर अप द लैडर। अब इसका डिसएडवांटेज बताओ। मैम डिसएडवांटेज एडवांटेज ये होगा मैम, जैसे सब लोग इस पोस्ट के लिए जो अप्लाई किया उसमें से कुछ लोग का तो उसके किसी के मन में ये हो जाता है सिलेक्शन हो जाने के बाद कि मेरा नहीं हुआ, कहीं पैरवी ये सब तो नहीं इसमें इंटरनल में चला हो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैम वो एक रेफरिंग सिस्टम जो होता है मैम, जो बोलता एम्प्लॉय है कि रेफरल, हाँ एम्प्लॉय रेफर, उसमें अगर वो एम्प्लॉय अगर अच्छा नहीं निकला, हो गया सिलेक्शन, तो भी उसमें भी तो प्रॉब्लम है मैम। ठीक है, ये तुम्हारा अपना एंगल भी ठीक है। बट इसके पहले किसने बताया था? पूजा ने बोला था क्या? यस मैम। बायसिंग का सिस्टम बहुत ज्यादा है। इंटरनल रिक्रूटमेंट का वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस में आप ये बात कह सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि इट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ समबडी हु हैज बीन इंटरनली रिक्रूटेड, कि वो पर्सनल बायसेस की वजह से शायद आगे बढ़ा हो, तो काइंड ऑफ जेलेसी विल ऑलवेज बी देयर। और डीमेरिट में क्या होगा? मैम बाहर एक्सटर्नल से टैलेंट का भी ये हो सकता है मैम, उससे भी अच्छा आदमी मिल सकता था। बहुत अच्छा, तुमने पढ़ा है कि अपने से बोल रहे हो? ये मैम अपने से बोल रहे हैं। नहीं, पढ़ा भी है तो भी इट्स वेरी यस गुड। मैम, पहले से पढ़े हुए हैं मैम। एग्जैक्टली। अच्छा, इस पॉइंट को समझाने के लिए पहले ये बताओ कि एम्प्लॉय टर्नओवर कितने लोग समझते हो? How many of you understand what is employee turnover? बताओ। No one. Say yes, say no. At least say something in class. नो मैम। नहीं समझ में आता है तो बोलो नहीं समझ में आता है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन in a particular period of time is called employees turnover. एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं, ये सुना है ना? यस मैम। तो इसी को एम्प्लॉय टर्नओवर कहा जाता है। लेकिन जब आप एम्प्लॉय टर्नओवर डिफाइन करेंगे, यू विल ऑलवेज स्पेसिफाइड इट विद इन अ टाइम पीरियड। क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एयरटेल मान लो, एयरटेल का एम्प्लॉय टर्नओवर अगर देखना चाहेंगे तो वो टर्नओवर हम देखेंगे किसी टाइम के रेफरेंस, ठीक है? तो फिर तो इंटरनल एम्प्लॉयज टर्नओवर, जैसे एयरटेल का अगर हम देखेंगे एम्प्लॉय टर्नओवर, तो हम हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में देखेंगे। जैसे 2011-12 का एम्प्लॉय टर्नओवर, 2021-22 का टर्नओवर। तो एम्प्लॉयज जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं तो उसको कहते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। अब ये बात समझो कि एम्प्लॉय टर्नओवर क्या एकदम ही नुकसानदेह है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? आपको ये पता है कि नहीं कि एम्प्लॉय रिटेंशन एक मेजर प्रॉब्लम है अभी? एम्प्लॉयज को रिटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के टाइम पे, स्पेशली वैसी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जैसे कि वैसी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, जैसे कि आईटी, जैसे कि ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स में, वेयर द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एवरी 3 months, every 6 months, such rapid change of such rapid change of technology we witness, then that is known as
those companies or those industries will witness employee turnover at a higher rate. देखिए, ये एक प्रॉब्लम होने के बावजूद employee turnover is acceptable up to certain extent, यानी up to the extent of 5%. 5% तक आपके मानेंगे कि employee turnover is okay, is acceptable. उसके बाद अगर होता है तो वो एक प्रॉब्लम है. 5% तक क्यों एक्सेप्टेबल होता है ये बताओ तो सर. क्या लगता है तुमको कि एम्प्लॉय टर्नओवर 5% तक क्यों एक्सेप्टेबल है? वही कारण होता है जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को एडवांटेज में कंसीडर करते हैं. Ma'am, it welcomes new talents. Exactly, it welcomes new talents. अगर अब जैसे देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है. अब इस ऑर्गेनाइजेशन में से मान लो इज एन ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे अगर जो टीचर्स कॉलेज के इंसेप्शन में रिक्रूट हुए वो ही पढ़ाते रहेंगे अगर 20 साल 25 साल अप टू देयर रिटायरमेंट, तो हो सकता है नहीं, यही होगा कि वो जिस मेथड्स और जिस टेक्निक के साथ आए वो उसी से पढ़ाते रह जाएंगे. होगा कि नहीं? यस मैम. देखिए, सपोज करो कि देयर इज स्पेशलाइजेशन नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे इंटरनेशनल एचआर, ठीक है, आईएचआर जिसको कहते हैं आईएचआर. इंटरनेशनल एचआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए काफी स्पेसिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है. काफी स्पेशलाइज्ड टीचर्स जो होते हैं वही इंटरनेशनल एचआर पढ़ा सकते हैं क्योंकि उसमें काफी सारी टेक्निकलिटीज होती है. अब सपोज कि देयर इज नो टीचर हायर्ड फ्रॉम आउटसाइड and the old teachers are told कि आप पढ़ाइए या आप ही continue कीजिए. Sometimes it may happen that you will lack that technical skill that the fresh teacher might bring along with them. इसीलिए external recruitment को बिल्कुल खराब नहीं माना जाता है. To an extent, जो internal recruitment का disadvantage है वही external recruitment का advantage. टू एन एक्सटेंट इंटरनल रिक्रूटमेंट का डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर सेम टाइप के लोग रहेंगे तो वो लेजी हो जाएंगे, वो लेथार्जिक हो जाएंगे. उनको पता है कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी, उनको पता है कि टाइम बाउंड प्रमोशन है. दे विल लूज द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट because competitive spirit is very important at the workplace. It will help you to grow further, it will help you to hone yourself furthermore in the greed of getting new opportunities in the organization. तो फ्रेश ब्लड या फ्रेश टैलेंट की एंट्री नहीं होगी तो न्यू स्किल्स नहीं आ पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में. दिस इज वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट. किसी को कोई दिक्कत? नो मैम. अब चलो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे आओ. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज बताओ. मैम फ्रेश कैंडिडेट आता है. Ma'am, it helps in staying competitive. मैम एम्प्लॉय का टेंशन कम रहता है कि अपने कंपनी का एम्प्लॉय का नहीं रहेगा, बाहर के लोग रहेंगे. नहीं, ये पॉइंट तो वैलिड नहीं है. टेंशन तो जो तुम अब जिस दिन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तुम्हारा एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, तो अंदर से रहे या बाहर से रहे, इट हार्डली मैटर्स. ये सारा फीचर्स है जैसे कि अभी जो तुमने बताया कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज यही होगा कि फ्रेश ब्लड, फ्रेश टैलेंट इज वेलकम्ड. मैम क्वालिफाइड कैंडिडेट आएंगे. क्वालिफाइड कैंडिडेट, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है, बिजनेस भी चेंज हो रहा है. सो समटाइम्स यू मे नीड अ पर्टिकुलर स्किल सेट which is not already present in your organization. So in those cases, in those conditions, external recruitment is the best source of recruitment. Disadvantage? मैम टाइम और कॉस्ट ज्यादा लगेगी.
एक फैक्टर टाइम, ऑब्वियसली अगर आप किसी रिक्रूटमेंट को देखें, चलो किसी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का एग्जांपल लो, 6-7 महीने से कम में तो कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो इट यूजेस हेल लॉट ऑफ टाइम। और इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है, एक नोटिस डाला जाता है कि फलाने डेट को एग्जाम होगा, एंड द प्रोसेस इज एक्सपीडिटेड बिकॉज यू नीड टू टेक पीपल फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है। आपको समझाए, एक बैंक पीओ का एग्जाम को ही उठा करके देख लो, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है एक दिन के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, राइट फ्रॉम द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज क्रिएटेड फॉर वन डेज एग्जाम। मैम आप फ्रेशर मैम में बैंक का एग्जाम दिए क्या मैम कभी? न्यू ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और ये उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझने में समय लगे, उन्हें भी समय लगेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा ये हो सकता है, डिले हो सकता है उनके काम में। तुम एडवांटेज बता रहे हो कि डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज में डिस्कस करना, कल्चर को अडॉप्ट करने में समय लगेगा ना मैम। अडॉप्ट करने में नहीं, अडेप्ट करने में। सॉरी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अडेप्ट करने में समय लगेगा ना फ्रेशर्स को। लेकिन क्या होता है ना सत्यम, कि ट्रेड ऑफ एक वर्ड है, समझते हो? मैनेजमेंट में एक वर्ड है ट्रेड ऑफ, यानी यू हैव टू गो फॉर द बेटर आउट ऑफ टू बेस्ट ऑप्शंस। अगर दो बेस्ट ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं जो तुमको अच्छे लग रहे हैं, यू नीड टू सेलेक्ट द बेटर आउट ऑफ इट। तो ट्रेड ऑफ किया जाता है, यानी ये देखा जाता है कि किससे तुमको ज्यादा फायदा। अगर दोनों चीजें फायदेमंद है तुम्हारे लिए, तो तुमको ये देखना है कि वो बेटर गुड क्या है। Okay, so when we talk about external recruitment and hiring the new set of skilled talents in external recruitment, तो ये जो adaptability का प्रॉब्लम तुमने बताया, ये बहुत छोटा होता है उसके सामने, क्योंकि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जनरली जैसे बड़े स्किल्स के लिए अगर आप यूज करेंगे, देखो तुमको कोई छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। जैसे जितनी PSUs है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली मैनेजरियल पोजीशन पे तुम जैसे PGDM हो, तुम्हारे लिए रिक्रूटमेंट आएगा। एग्जांपल ले लो कोल इंडिया का। कोल इंडिया इज अ महारत्न ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसका मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट आता है, जिसको MT कहते हैं। MT जैसे 2019 में एक रिक्रूटमेंट आया, इस तरह से आता रहता है। उसमें तुम एलिजिबल रहो, तुम्हारी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट से वो मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए एलिजिबल हो। जैसे मार्केटिंग, तो उसका जितना सीट आएगा तुम उसके लिए अप्लाई करो। अब तुम तो क्योंकि MBA हो, तुम पढ़ के जा रहे हो, तो एज पर योर डिग्री तुम डायरेक्टली मैनेजरियल पोजीशन पे हायर होगे। लेकिन देयर आर पीपल जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर थे, ठीक है, जो मान लो कि कुछ और डिग्री लेकर के आए विच इज नॉट MBA, लेकिन वो नीचे से न घिस घिस के 3 साल 4 साल 5 साल के बाद असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पे पहुंचेंगे, जो तुम डायरेक्टली एग्जाम देकर के उस पे अपॉइंट हो जाओगे। क्या उस आदमी का, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है, फिर भी देयर इज अ स्किल, देयर इज सर्टेन स्किल्स। जैसे तुम MBA हो, you are supposed to be more good at managerial skills than a person who has not done MBA. Okay, वो एक्सपीरियंस से आया है और तुम अपनी डिग्री से आए हो डायरेक्टली उस पोजीशन पे। वो 5 साल काम किया तब असिस्टेंट मैनेजर बना, और तुम डायरेक्टली, और फिर उसके बाद भी उसको ऑर्गेनाइजेशन में एग्जाम देना पड़ता है उस पोस्ट पे जिसपे कि तुम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दोगे। तो तुम्हारा स्किल्स इज सपोज टू बी मोर देन हिज स्किल्स। ये फर्क होता है इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में। समझ में आई बात? यस मैम। आप लोग भी अपना रिक्रूटमेंट वगैरह आप देखना शुरू कीजिए। सेकंड सेमेस्टर है, बहुत जल्दी जल्दी निकल जाता है। थर्ड सेमेस्टर सेकंड थर्ड होता है, फोर्थ सेमेस्टर तो इधर उधर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप इसी में चला जाएगा। अब उन चीज़ों का अवेयरनेस रखो थोड़ा। चलो एक्सटर्नल, अब एक्सटर्नल का डिसएडवांटेज बताओ जरा। क्या का? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का डिसएडवांटेज बताओ। मैम एडिशनल ट्रेनिंग लगेगा, मतलब ज्यादा उन लोग को ट्रेन करना पड़ता है। ठीक है, और मैम टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, टाइम की तो हम लोग डिस्कशन कर लिए। उसके अलावा
देखो उसके अलावा जो इंटरनल लोग हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन में ये रखा हुआ है। अब ये एग्जांपल दे दो जो हम तुमको दिए अभी कि तुम डायरेक्टली एग्जाम दे करके असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे कहीं पे भी, क्योंकि तुम मैनेजमेंट का पोजीशन लिए हो, और कोई और 4 साल 5 साल पास करके एग्जाम निकाल करके तब आएगा, तो वो तो अपनी करियर प्लानिंग ढूंढेगा ऑर्गेनाइजेशन में, ढूंढेगा कि नहीं? यस मैम। वो तो सोचेगा ना कि भाई अब हम उस सुपरवाइजर से ऊपर कैसे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन या सेंस ऑफ डीमोटिवेशन उनको आ जाता है। ये डिसएडवांटेज होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अंडरस्टूड? यस मैम। चलो, एक और वर्ड है जो हम तुमको ऐसे ही बताना चाहते हैं क्योंकि आप रिक्रूटमेंट पढ़ रहे हैं, जो अभी बहुत ट्रेंड में है। आउटसोर्सिंग समझते हो? यस मैम। क्या होता है? मैम आउटसोर्सिंग कंपनी जैसे पटना में बेल्ट्रॉन के थ्रू किसी हर एक डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जाता है, अब आदमी दिया जाता है काम करने के लिए। देखो आजकल क्या है, देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ये बहुत बहुत ही टेक्निकल है, क्योंकि आप उसको पैसा देने वाले हैं जो एक्चुअली is going to be responsible for the overall productivity of your organization. That is why recruitment and selection is a very technical aspect of the HR department of any organization. In that case, you need to build a lot of strategy for recruitment. Okay, you need to make lot of plans, invest lot of time, invest lot of efforts, both in terms of time and cost for your company to hire people. कुछ बहुत बड़ी कंपनीज जो इसमें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अपना टाइम नहीं देना चाहती हैं, या जिनको लगता है कि आउटसोर्स करना उनके लिए कम कॉस्टली होगा खुद रिक्रूट करने के बजाय, दे गो फॉर आउटसोर्सिंग। जैसे कि ये आउटसोर्सिंग कंपनीज होती है, ठीक है, ये ग्रुप होता है, कंपनीज होती है जो कि लोगों को जो स्किल सेट्स रखती हैं, जैसे कंसल्टेंसी में आप स्किल सेट डालते हैं ना, पेड कंसल्टेंसी है, वहां पे तुम अपना सीवी डाल दोगे। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगी, अब ऐसी जो कंपनीज होती हैं ये काफी हाई लेवल के भी स्किल्स को रखती हैं, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंस कंसल्टेंट, अकाउंटेंट्स, ऐसी चीजों को भी वो रखते हैं। ओके, पेरोल एक्सपर्ट, कैलकुलेशन एक्सपर्ट, HRIS पे काम करने वाले, ऑटोमेशन पे काम करने वाले, रोबोटिक्स पे काम करने, तो these people, you know, highly skilled people are also taken from these outsourcing companies. होता ये है कि taken, लेकिन in general जो कॉमन लोग होते हैं उनको भी लिया जाता है इनसे। होता ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग कंपनी से लोगों को लेती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को फिर इस बात का लफड़ा नहीं होता है कि वो पेमेंट कैसे दे। The outsourcing firms they charge from the companies, और जो एम्प्लॉय होगा वो आउटसोर्सिंग फर्म का एम्प्लॉय होगा। मतलब अगर उसको निकाला जाए कुछ हो तो फिर वो आउटसोर्सिंग फर्म्स का लफड़ा है कि भाई तुम उसको सेटल करो। ठीक है, तो ऐसे में कंपनी बहुत तरीके के हैजल से बचती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन, selection लिखिए। It is the process of selection of selection of right types of candidates It is the process of selection of right types of candidates and offering jobs.
It screens out unsuitable candidates. इट्स स्क्रीन मैम की स्क्रीन Screens out मतलब बाहर निकाल देना. It screens out unsuitable candidates. The aim of selection is to pick up the most suitable candidate The aim of selection is to pick up the most suitable candidates for the vacant jobs. The firm asks the candidates to pass through a number of stages such as filling of forms, employment tests, interview, medical exam, etc. Selection follows, last line है लिखो. Selection follows recruitment. Selection follows recruitment and it leads to a contract of service between the employer and the employee. Between the employer and the employee. रिक्रूटमेंट का बेनिफिट्स देखा तुमने. अब ये हमको बताओ कि सिलेक्शन का क्या बेनिफिट होता है. क्यों सिलेक्शन जरूरी है ये बताओ. मुझे मैम पैसा आएगा मैम. पैसा आएगा. फॉर्म फिलिंग करेंगे तो मैम पैसा आएगा ही ना. ये होता है सिलेक्शन का बेनिफिट. और सॉरी मैम वो Ma'am, because it hires good candidates. Okay. And मैम इसमें होगा कि नॉलेज के हिसाब से कैंडिडेट आ रहा है. नॉलेज एबिलिटी के हिसाब से. और थोड़ा एक्सप्लेन करके कोई बोलना चाहेगा. देखो जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो कैमरा ऑन रखा करो. ठीक है. राइटिंग के टाइम पे ऑफ रखो, कोई बात नहीं है. डिस्कशन के टाइम पे तुमको भी ऐसे लगेगा कि क्लास कर रहे हो. ऐसे हो जाता है क्लास. और बताओ सिलेक्शन का क्या बेनिफिट होगा. बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई. कोई न्यू रिस्पॉन्स. अभिषेक, कृष्णा, अदिति, प्रत्युष. मैम फ्रेश कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिलता है. नहीं, ये इसका एडवांटेज नहीं होता है. यस प्रत्युष, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन राइस सिलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. देखो ये तुम्हारा कोर सब्जेक्ट नहीं है
कि हम लिखवा दिए, तुम लिख लिए और तुम पास करके एग्जाम दे दिए। दिस मैम इज अ बैचिंग का वर्कशॉप। बोल वेट रही वेट सोनाली, दिस इज एन HR वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप जितना सीख लेंगे बस वही बेनिफिट होगा। एग्जाम तो देना नहीं है इसका, है ना? But you can learn a lot of things from this. This will help you create a lot of insights into how industry works and what should be your possible answer in interviews. हम पहले ही बता चुके हैं कि इसका हेल्प इनडायरेक्ट हेल्प है। इनडायरेक्ट क्यों होगा? HRM है तुम्हारा, वो डायरेक्ट ही होगा। आई हैव नॉट सीन योर HRM सिलेबस बट यस। अभिषेक यादव अनम्यूट करके अनजॉइन करके ज्वाइन कर लो, होता है कभी कभी एरर। बताओ प्रत्युष, टेल मी व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सिलेक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? गुड कैंडिडेट, नॉलेजेबल एक गुड कैंडिडेट, नॉलेजेबल कैंडिडेट, इस दोनों के अलावा बताओ बाकी लोग, अगर किसी के पास कोई पॉइंट है तो मैम बताओ। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड अर्न मोर मनी। कैसे? मैम जैसे कि हम कैंडिडेट को ये फॉर्म फिलअप किया। तुम पहले कैमरा ऑन करो। मैम डेस्कटॉप से ज्वाइन है इसलिए नहीं कैमरा ऑन हो पा रहा है, मैम मोबाइल से सही ज्वाइन तो कर लेते। यही एक तो बोल रहे मिनट। थे मैम, ठीक है कोई बात नहीं, बोलो यही तो हम बोल रहे थे मैम क्या बोल रहे थे? मास्टर बताओ। कि अगर फॉर्म फिलिंग करेगा तो मैम पैसा आएगा ना मैम। ये कुछ और बोल रही है, बोलो टीचर, एक्सप्लेन योर पॉइंट। मैम एक मिनट, हम ज्वाइन करते हैं मोबाइल से तो कैमरा ऑन कर। नहीं नहीं ठीक है, तुम बोलो बिना कैमरा के बोलो, बताओ। इट विल टेक टाइम ना। मैम बोल रहे हैं कि मैम कैंडिडेट लोग जितना फ्रेश फॉर्म फिलिंग किया उससे मैम हम लोग को कंपनी को जो उसका पैसा है उसको प्रोडक्टिविटी अच्छा, उसको सोर्स अच्छा से अच्छा लगाएगा, उसको पैसा भी ये मिले। मास्टर वाज आल्सो सेइंग द सेम थिंग, लेकिन ये पॉइंट नहीं। देखिए ये आप लोग समझ गए कि सिलेक्शन करने से अच्छा सिलेक्शन होगा, यानी अच्छे लोग आएंगे, एलिजिबल कैंडिडेट्स आएंगे। जो लोग सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो लोग सिलेक्ट होकर के आते हैं उन लोगों पे इंडक्शन कॉस्ट खर्च होता है। जैसे तुम सिलेक्ट होकर के गए तो तुम्हारा इंडक्शन होगा, तुमको सब जगह घुमाया जाएगा, कंपनी की पॉलिसी बताई जाएगी, अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसको एक तरीके से योर इंट्रोडक्शन टू द कंपनी। फिर तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होती है ना, सीधे काम पे तो नहीं लगाया जाएगा। जब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी उस ट्रेनिंग में खर्च होगा कि नहीं? यस मैम। खर्च होगा, Yes, बहुत ma'am. बहुत खर्च होता है। और दूसरी बात, रिक्रूटमेंट एक लंबा प्रोसेस होता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इज अ लॉन्ग प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। तो यानी सिलेक्शन के बाद भी खर्च है, ट्रेनिंग और इंडक्शन में काफी पैसा खर्च होता है। इतना करने के बाद अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट ना आए तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और सपोज करो कि तुम जिस काम के लिए हायर कर रहे हो, तुमको जिसकी वैकेंसी थी, वो पर्पस तुम्हारा फुलफिल नहीं हो रहा है, क्या वो कंपनी अपने फुल प्रोडक्टिविटी पे काम कर पाएगी? मैम नहीं कर पाएगी। सपोज करो कि कोल इंडिया में माइनिंग इंजीनियर्स की जरूरत है, ठीक है, माइंस का काम है, माइनिंग इंजीनियर्स की जरूरत है। अब तुम जैसे तैसे माइनिंग इंजीनियर्स को ले लिए, जिसने कि रिटन में बहुत खराब नंबर है, इंटरव्यू में बहुत खराब नंबर है, नॉलेज नहीं है, रिटन पास कर गए, फिर भी इंटरव्यू का अपना कारण होता है, ये सब बताएंगे तुमको वर्कशॉप में, ठीक है, कि इंटरव्यू का क्या पर्पस होता है पर्सनालिटी टेस्ट करने के अलावा भी। ऐसे केसेस में क्या तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी दे पाएगी? तुम्हारे ऊपर तो दुगना दुगना प्रॉब्लम हो गया। ऑर्गेनाइजेशन इज सफरिंग फ्रॉम टू साइड्स, वन कि उसकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो गई, और टू कि वो तुरंत निकाल के भी अगर फ्रेश रिक्रूट करे तो भी पैसा बर्बाद हुआ ना। उतना पैसा, जो उतना टाइम गया वो बर्बाद हुआ, जो रिक्रूट करने में पैसा लगा वो बर्बाद हुआ, तुमको ट्रेन करने में जो पैसा लगा वो बर्बाद हुआ, प्लस जो टाइम गया वो तो अलग ही। इसीलिए सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे प्रोसेस से सेलेक्ट कीजिएगा, तरीके से एग्जाम कंडक्ट करेंगे, तरीके से इंटरव्यू लेंगे, तो क्या होगा कि यू विल हायर द बेस्ट पीपल, द सुटेबल कैंडिडेट्स, तो उनके छोड़ के जाने की टेंडेंसी कम होगी, उनका एब्सेंटिज्म कम होगा। ठीक है, am I audible? आवाज आ रही है तुम लोग को?
I can see the video still, so. आवाज आ रही है अभी? यस मैम। थोड़ा नेटवर्क इशू है जबकि लैन पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सब होने के बाद जब आप सेलेक्ट करके लाते हैं एंड द पीपल आर नॉट अप टू द मार्क, तो एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। समझ में आई बात? एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे कि तुमने सिलेक्शन दिया, मान लो तुम्हारा जो काम है, ठीक है, वो एक क्लेरिकल काम है। क्लेरिकल काम है, कोई भी IAA BA का लड़का कर सकता है वो काम। उसके लिए तुमने बेवकूफ की तरह एलिजिबिलिटी डाल दी MBA। तुमको लगता है कि अगर वो काम MBA वाला करेगा तो वो ज्यादा दिन तक करेगा? अगर किसी मजबूरी के तहत ज्वाइन भी किया, वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? Yes. यस मैम। छोड़ देगा। और जो टेक्निकल काम है, जो अकाउंट्स बनाना है या कुछ उस तरीके का नंबर है या का काम है, या कोग्निटिव थिंकिंग का काम है, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी चीजों के लिए यू नीड पीपल विथ टेक्निकल डिग्रीज, वोकेशनल डिग्रीज। अब ऐसे काम के लिए अगर आप सिंपल ग्रेजुएट्स को ले लेंगे, क्या वो काम कर पाएंगे? No. नहीं कर पाएंगे, फ्रस्ट्रेट होकर काम छोड़ेंगे ही। इसीलिए सिलेक्शन करते समय सुटेबल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स का उसका एक्सपीरियंस, उसका नॉलेज, उसकी डिग्री, क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली डिफाइंड। तो ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म के केस में नुकसान ना हो, इसलिए प्रॉपर सिलेक्शन जरूरी होता है, ये ध्यान रखना। एम्प्लॉयज टर्नओवर और एब्सेंटिज्म के बीच में हमको डिफरेंस कौन समझाएगा? बताओ। कौन कौन सा बोले मैम? एम्प्लॉयज टर्नओवर और एब्सेंटिज्म। एम्प्लॉयज टर्नओवर तो हम अभी ही बताए, कोई बता दो, रिपीट करो क्या समझाए हम। अभी समझाए ना थोड़ी देर पहले तुम लोग को एम्प्लॉय टर्नओवर किसको कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के समय में। मैम एक सर्टेन टाइम में एम्प्लॉय का वो मतलब चेंज होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाते हैं, नंबर ऑफ पीपल लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एम्प्लॉयज टर्नओवर। एब्सेंटिज्म का क्या मतलब होता है? अच्छा चलो हम दो केस देते हैं, फिर इससे समझो एब्सेंटिज्म क्या होता है। In one case, I have some personal work. I need to go out of city. So I applied leave and I got my leave sanctioned. जब हम लीव लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि I cannot be present from this date to this date for taking classes. उससे क्या होगा? लीव लेने से क्या होगा? अच्छा चलो पहले ये केस समझो। पहला केस ये है, when I have applied for leave, I got my leave sanctioned. Second case, I did not inform the organization that I am going for a holiday or a leave, whatever, and I took that leave. I went off for my work. इस दोनों केस में से पहला केस एब्सेंटिज्म कहलाएगा या दूसरा, या दोनों? तुम लोग क्वेश्चन सुनते नहीं हो ध्यान से। मैम एक बार फिर से बोलिए। हाँ बस हमको पता था 5 मिनट तुम लोग को क्वेश्चन प्रोसेस होने में लग जाता है। देखो दो केसेस हैं। पहला केस 1 जहां मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना है
and I got my leave sanctioned. ठीक है, मैंने इन्फॉर्म कर दिया ऑर्गेनाइजेशन को कि मैं 3 दिन तक क्लास लेने के लिए आई कैन नॉट बी प्रेजेंट. सेकेंड केस, I did not get my leave sanctioned and straight away I went for my personal work. इन दोनों केस में एब्सेंटिज्म का केस कहाँ बनता है? फर्स्ट केस, सेकेंड केस, या बोथ विल बी नोन एज एब्सेंटिज्म? सोच के बोलना. Both. बोथ. मैम बाकी बहुत बाकी बाकी बताइए. कोई मैम और? दोनों ही केस आएगा एब्सेंटिज्म में. ठीक है. बाकी किसी का कोई? मैम और? सेकंड. सेकेंड किसने बोला? नेम बताओ. कृष्णा मैम. कृष्णा. सेकेंड केस विल बी नोन एज एब्सेंटिज्म. पहला केस को हम एचआर के टर्म्स में, ये स्कूल वाला एब्सेंट नहीं है कि आज स्कूल नहीं गए तो एब्सेंट मत कर दिए. ठीक है. एब्सेंटिज्म का मतलब होता है अनअनाउंस्ड एब्सेंस फ्रॉम योर वर्क. That is known as absenteeism. And in the first case, when I got my leave sanctioned, that will not be called as absent. ये आप लोग स्कूल वाला हिसाब किताब लगा दिए कि एब्सेंट मतलब नहीं है. नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अनअनाउंस्ड एब्सेंस फ्रॉम द वर्क इज नोन एज एब्सेंटिज्म. पहले केस में जहाँ मैंने ये बताया कि हम एब्सेंट रहेंगे, हम नहीं आ पाएंगे, ठीक है, उसका मतलब है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को ये बता रहे हैं कि मेरे जगह पे मेरा जितना क्लास है उसका रिप्लेसमेंट किया जाए, chaos ना क्रिएट हो. क्योंकि हम यहाँ आते के साथ मान लो 10 बजे से मेरा क्लास रहता है और हम अगर 10-15 तक नहीं आएंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलने लगेंगे कि शिल्पा मैम का क्लास है, फिर 11 बजे से क्लास है, वो नहीं होगा, फिर 12 बजे से क्लास है, तो उसमें कोई टीचर फ्री है कि नहीं है, ये सब कुछ देखना पड़ता है एक क्लास को सब्स्टिट्यूट करने के लिए. ठीक है. और जरूरी नहीं है कि उस वक्त उतना कम्युनिकेशन फास्ट होकर के सब्स्टिट्यूशन हो जाए. तो in the first case, when I have informed the organization, it means that I am informing you to make my arrangements. And in the second case, when I have not informed the organization, in that case, this may lead to a lot of chaos at my position. किसी और टीचर का क्लास है, नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बच्चे हल्ला करने लगेंगे. एक सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन को होगा और जो उसके प्रोडक्ट्स हैं यानी बच्चे, उसको भी होगा. अगर सिलेक्शन ठीक से ना हो, मान लो मुझे एचआर पढ़ाने के लिए दिया जाए और मैं साइंस की टीचर हूँ, मेरा काम करने का मन करेगा? नो मैम. पढ़ाने का मन करेगा? नो मैम. उस केसेस में बढ़ जाता है एम्प्लॉय टर्नओवर और एब्सेंटिज्म. उस केसेस में क्या होता है, इतना ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन बढ़ जाता है कि द एम्प्लॉइज दे एब्सटेन फ्रॉम कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशन. अब तुम सोच सकते हो कि प्रोडक्शन लाइन में प्रोडक्शन का नेक्स्ट शिफ्ट टेक ओवर करने के लिए कोई वर्कर बैठा है और अगला वर्कर आया ही नहीं बिना अनाउंस किए हुए, कितनी दिक्कत हो जाएगी. ओके. क्योंकि इतना मैन पावर सरप्लस हमेशा रहना संभव नहीं होता है. ठीक है. So that is why a proper selection is important to reduce all these factors. So ये factors भी कहीं ना कहीं in the long run ये responsible होते हैं अगर आपने सही तरीके से selection नहीं किया है in employee turnover and absenteeism. ठीक है.